नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गणित विषय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भावेश मैथ्स और यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय भावेश सर पर स्वागत अभिनंदन। हम लोग बात कर रहे हैं सेकंड ग्रेड मैथ्स के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए सर, हम लोग प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। अवकल समीकरण के बारे में बात कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये जो प्रश्न है हमारे, इसके अंदर मोटे तौर पर हम लोगों ने ग्रेजुएशन के कुछ प्रश्नों की बात की है और कुछ जो है अपने 9th-10th के स्टैंडर्ड के 11th-12th वाले प्रश्न, ये सारे मिक्स फॉर्मेशन के अंदर प्रश्न लिए गए और बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और जब आप देखोगे तो आपको इनको समझने में अच्छा भी लगेगा। चलिए सर, शुरुआत करता हूँ। अवकल समीकरण की बात कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। इस अवकल समीकरण का हल क्या है? ध्यान दीजिए, आपके दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए कि जो हमारी अवकल समीकरण है हमारे, ठीक है, ये अवकल जो समीकरण है y इज इक्वल टू 2x, और जो dy बाई डी एक्स है इसको हम लोग लिखते हैं p प्लस वाई स्क्वायर, और ये जो dy बाई डी एक्स का होल क्यूब यानी p क्यूब। आपके दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए कि भाई ये जो है हायर डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, उच्च घात वाली अवकल समीकरण की बात होती है। देखिए, ऑर्डर और डिग्री दो चीज होती है, कोटि और घात। और यहाँ पर dy बाई डी एक्स है और dy बाई डी एक्स की घात 3 है, तो उच्च घात वाली अवकल समीकरण की बात हमारा प्रश्न करता है, ठीक है ना। तो इसको जो dy बाई डी एक्स को हम लोग p माना करते हैं, तो y इज इक्वल टू 2xp प्लस वाई स्क्वायर और dy बाई डी एक्स होल क्यूब, है ना। इस प्रकार की हमारी स्थिति है। तो चलिए सर, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पर जो है x जो है हमारा कैसा है, अकेला है, तो इसका मतलब सॉल्वेबल फॉर x। जब आप इस प्रकार की बात करते हैं तो सॉल्वेबल फॉर p की बात होती है, सॉल्वेबल फॉर y और सॉल्वेबल फॉर x की बात होती है। तो हम लोग इसको x के पदों में इसको सॉल्व करने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं सर, हमारी पोजीशन है 2xp इज इक्वल टू वाई माइनस वाई स्क्वायर पी क्यूब। अब आगे की तरफ बढ़ता हूं मैं, और यहां पर ध्यान दीजिए, जब मैं इस प्रश्न को हल करने की कोशिश कर रहा हूं तो गौर करें क्या स्थिति है। पहला काम, मुझे x का मान चाहिए, तो x का मान 2p का भाग देते हुए y अपॉन 2p माइनस वाई स्क्वायर पी क्यूब अपॉन में 2p। चलिए सिंप्लीफाई करने पर p से p क्यूब आपका कट गया है, p स्क्वायर बार। चलिए मैं इसका जो है अवकलन करता हूं, y के सापेक्ष अवकलन करने की बात कर रहा हूं, y के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए सर, मैं यहां पर लिख रहा हूं। अभी हमने थोड़ी देर पहले जब dy बाई डी एक्स की बात थी, और dy बाई डी एक्स को जब मैंने p लिखा, और जब मैं x का y के रेस्पेक्ट में अवकलन करूंगा तो ये क्या आएगा, dx x का y के रेस्पेक्ट में, सॉरी सर, है ना। जब y का x के रेस्पेक्ट में किया, dy बाई डी एक्स को हमने p लिखा, तो dx बाई dy को क्या लिखना है, हम लोगों को 1 बाई p लिखना है। इसको आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, जब मैं y के रेस्पेक्ट में अवकलन कर रहा हूं तो x का अवकलन y के रेस्पेक्ट में करते हुए यहां पर ये पोजीशन बन रही है हमारी dx अपॉन dy। यहां पर प्रोडक्ट रूल की बात करूंगा सर मैं, ठीक है। प्रोडक्ट रूल के अंदर 1 अपॉन 2p अलग करते हुए y का y के रेस्पेक्ट में अवकलन 1 हो गया, और प्लस के अंदर y बाहर रहा, 1 बाई 2p के लिए 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है, ये भी बाहर रहा, 1 बाई p का माइनस 1 बाई p स्क्वायर और dp अपॉन dy, ठीक है। इसी क्रम में आगे की तरफ बढ़ता हूं तो माइनस का 1 बाई 2 बाहर रह जाएगा सर हमारा, ठीक है, माइनस 1 बाई 2। और यहां दो पद हैं, वाई स्क्वायर और पी स्क्वायर का गुणनफल। तो वाई स्क्वायर को मैं जब बाहर कर देता हूं तो पी स्क्वायर का अवकलन 2p dp अपॉन dy के रूप में, और प्लस में पी स्क्वायर और वाई स्क्वायर का अवकलन हमारा हो गया 2y के रूप में। चलिए सर, यहां पर कुछ कॉमन निकालते हैं। देखिए, इसको मुझे लिखना पड़ेगा 1 अपॉन p के रूप में, dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन 2p माइनस में ये पोजीशन हो गई सर y अपॉन 2p स्क्वायर dp अपॉन dy। और जब मैं यहां से कुछ चीजें कॉमन निकाल लेता हूं, देखिए कॉमन क्या चीज निकल रही है, 2p यहां से कॉमन निकल रहा है, 2py। तो मैं यहां से माइनस का 1 बाई 2 और 2py को हम लोग बाहर कॉमन कर देते हैं, तो 2py बाहर कॉमन आने पर
चलिए सर, तो जब हम पक्षांतर करेंगे तो 1/2 का पक्षांतर करने पर क्या पोजीशन बन रही है हमारी, तो देखो ये 1 टाइम्स है, एक बार है, और ये जो है आधी बार है 1/p, तो घटाने पर 1/2p इस तरफ आएगा, पक्षांतरण के बाद में प्लस में y/2p² dp/dy, सभी को लेफ्ट में ले रहा हूं मैं, यहां पर 2 से 2 काट लेता हूं, तो ये प्लस का py और y dp/dy प्लस p बराबर में क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया। अब ये देखो यहाँ तो अपना py कॉमन आया हुआ है, लेकिन यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 1/2p² हम लोग जबरदस्ती कॉमन ले लेंगे। वैसे तो कॉमन क्या आ रहा है सर, आप इसको जब देख रहे हैं तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ कॉमन तो 1/2p है, लेकिन इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 1/2p² यहाँ से कॉमन करते हैं, तो 1/2p² कॉमन कर दिया, तो पीछे की तरफ क्या रहा, यहाँ पर हो गया p प्लस y dp/dy dp/dy प्लस py y dp/dy प्लस p बराबर 0। जब यहाँ पर देखता हूँ तो ये पोजीशन रहती है सर p प्लस y dp/dy, और आगे की तरफ दूसरा कोष्टक है 1/2p² प्लस py इज इक्वल टू 0। हमारा जो समीकरण का हल होगा वो इस पहले वाले कोष्टक से निकल आएगा, जो दूसरा कोष्टक होता है वह विचित्र हल को देता है, ठीक है, सिंगुलर सॉल्यूशन जिसकी हम लोग बात करते हैं। तो मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, मुझे इसको सॉल्व करना है वेरिएबल सेपरेबल के माध्यम से। तो p इज इक्वल टू माइनस वाई dp/dy, या इसको जो है हम लोग p को उधर माइनस में ले लेते हैं, तो y dp/dy इज इक्वल टू माइनस p। पक्षांतरण के बाद में हमारी पोजीशन क्या बनती है, dp/p इज इक्वल टू माइनस dy/y। वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं, दोनों पक्षों के अंदर इंटीग्रेशन की बात करूंगा तो ये पोजीशन बनती है हमारी log p इज इक्वल टू माइनस में log ऑफ y प्लस log ऑफ c। तो गौर कीजिए हमारी पोजीशन क्या बन रही है, जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ log की प्रॉपर्टी यूज करते हुए, ध्यान दीजिए भाई माइनस का log y प्लस log c है, c/y की बात होगी, तो p इज इक्वल टू क्या बना, c/y। इसको जब आप हल करेंगे तो देखिए log m, इसको आप पॉजिटिव को पहले लेते हुए और नेगेटिव को बाद में लेते हुए log m माइनस log n, log m/n की पोजीशन दोनों पक्षों में log हट गया, तो p का मान c/y। और ये p का मान कहाँ रखेंगे, ये जो समीकरण नंबर 1 यानी कि जो आपको इक्वेशन दे रखी थी वहां पर आपको रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो p बराबर c/y समीकरण 1 यानी कि प्रश्न की बात कर रहा हूं मैं आपसे, ठीक है, प्रश्न में रखने पर, और जैसे ही p का मान c/y आप प्रश्न में रखेंगे तो देखिए पोजीशन हमारी बन रही है y इज इक्वल टू 2x, p का मान c/y प्लस y² p³ का मान c³/y³, और यहाँ से y² से y³ कट जाएगा y, और y का जब वज्र गुणा करूंगा तो देखिए पोजीशन हमारी क्या बन रही है, y का वज्र गुणा करने पर y² इज इक्वल टू 2cx प्लस c³, ये आपके प्रश्न का आंसर होगा, y² इज इक्वल टू 2cx प्लस c³। ऑप्शन नंबर 1 आपके प्रश्न का उत्तर रहेगा। चलते हैं सर, आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। देखिए हमारा प्रश्न है अवकल समीकरण है, इसके व्यापक हल की बात कर रहा है, जनरल सॉल्यूशन को आपको निकालना है, और आपके दिमाग में आना चाहिए कि यह क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये वाला तरीका आपको इसको अंदर यूज करना होगा। वापस ध्यान देना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। और जब मैं इसकी बात करता हूं तो ये पोजीशन हमारी रहती है d² प्लस d-2 इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए जब मैं इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बना रहा हूं, ठीक है ना, सहायक समीकरण की बात कर रहा हूं मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के बारे में, और जब हमारे पास में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोफिशिएंट की बात होती है तो d² प्लस d-2 इज इक्वल टू 0 फैक्टर्स करने पर एक पोजीशन d+2 और d-1 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास में आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए सर, ये जो इक्वेशन है, एक मिनट के लिए ध्यान दो, अगर हमारे दिमाग में चीज नहीं आ रही है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं सर, d² प्लस d-2 ऐसा y इज इक्वल टू e⁻x, और इसके जो सहायक समीकरण के रूप में जब आप करते हैं तो m² प्लस m-2 है ना, एक ही बात है सर। अगर आप d के अंदर सॉल्व करते हैं तब भी d के मान निकलते हैं, और m के रूप में सॉल्व करेंगे तब भी m के मान आपके निकलते हैं। तो यहाँ पर m+2 और इस प्रकार से m-1 इज इक्वल टू 0 m², ठीक है ना।
तो यहाँ से m के जो मान रहेंगे वो डिफरेंट वैल्यू आपके पास में आ रही है। m इज इक्वल टू -2 आ रहा है और m इज इक्वल टू 1 आ रहा है। तो यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो आपका निकलता है वह क्या होता है सर, c1 e टू द पावर -2x, या ऐसा करते हैं कि c1 के साथ में e टू द पावर x लिखा गया है सभी स्थानों पर, तो m का मान 1, यानी इसको आप c1 के साथ में ले रहे हैं, तो c1 e टू द पावर x प्लस c2 e टू द पावर -2x। लेकिन इतना करने से मुझे कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। क्यों नजर नहीं आ रहा है कि चारों ही ऑप्शन के अंदर c1 e टू द पावर x प्लस c2 e टू द पावर -2x ये चारों ऑप्शन के अंदर आपके लिखे गए हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब CF से तो कोई फायदा हुआ नहीं। हाँ, अगर CF निकलता और किसी एक ऑप्शन के अंदर वह होता तो मुझे PI निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन मुझे अभी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करनी पड़ेगी, PI आपको निकालना पड़ेगा। और PI जो रहेगा 1 अपॉन ये पोजीशन है सर d स्क्वायर प्लस d माइनस 2, और इस प्रकार से e टू द पावर x की बात रहेगी। तो 1 अपॉन यहाँ से सॉल्व करने पर d प्लस 2 और d माइनस 1 e टू द पावर x, जिसके अंदर जीरो नहीं होता वहाँ तो आपको रख देना मान। जैसे यहाँ पर इस स्थान पर d बराबर 1, d बराबर 1 का मतलब है यहाँ जो x का गुणांक है वो 1 है, तो d बराबर 1 रखना और केवल यहाँ पर आपको रखना है। और जैसे ही रखते हैं यहाँ पर 1 अपॉन 1 प्लस 2 हो गया 3 d माइनस 1 और e टू द पावर x। और चूंकि अब यहाँ पर इसका मान 0 के बराबर बनता है तो इसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना होता है। देखिए क्या फॉर्मूला है सर, 1/3 अलग रह जाएगा और यहाँ पर x टू द पावर r अपॉन फैक्टोरियल r e टू द पावर x, इस प्रकार का ये आपका फॉर्मूला रहने वाला है। और इसके अंदर ध्यान दीजिए कि r का मान क्या है, कि ये जो पोजीशन बन रही है हमारी d माइनस 1 टू द पावर r, ये जो चीज होती है सर, ये पावर जो है वो r का रोल प्ले करती है। और इस प्रश्न में r का मान कितना है, r का मान 1 है, क्योंकि d माइनस 1 की पावर यहाँ कुछ नहीं है तो वह 1 के बराबर है। वैल्यूज को पुटअप करने पर 1/3 x टू द पावर r का मतलब 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 e टू द पावर x, कुल मिलाकर के 1/3 x e टू द पावर x। और जब आप समीकरण के हल की बात करते हैं तो उसके अंदर CF प्लस PI के रूप में आपके प्रश्न का आंसर होता है। और CF आपका निकल चुका था C1 e टू द पावर x प्लस C2 e टू द पावर माइनस ऑफ 2x, और PI आपका निकल रहा है 1/3 x e टू द पावर x के रूप में। तो 1/3 x e टू द पावर x ऑप्शन नंबर 1 आपके प्रश्न का आंसर रहेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि भी समझ में आपको ये चीज आई होगी। आगे बढ़ते हैं सर, अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो x स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये चीज हमारी क्या हो रही है, ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन ये जो है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ध्यान देना, पिछले प्रश्न में इस प्रश्न में अंतर है। पिछले प्रश्न के अंदर यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट था, और इस बार जो है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब यहाँ पर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर है तो उसके पड़ोस में एक्स स्क्वायर का पद है, dy के पड़ोस में x का पद है, और इसको हल करने का तरीका लगभग आपका वही रहने वाला है। लेकिन शुरुआत के अंदर आपके दिमाग में होगा, मैं उतना डिटेल में बात नहीं कर रहा हूँ, हम लोगों को क्या करना होता है सर यहाँ से कि भाई log x को आपके द्वारा z मानना होता है, और जब log x आपका जो है z के बराबर होगा तो x क्या होगा सर, x यहाँ पर e टू द पावर z का रूप होगा। ये माना जाता है जब आपका जो है होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो। और जब उसके बाद में जब आप इसको हल करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या रहता है, इसका परिणाम रहता है d माइनस 1, जो सेकंड ऑर्डर है वो d माइनस 1 में कन्वर्ट होता है, फर्स्ट ऑर्डर जो होता है केवल d में कन्वर्ट होता है, और माइनस का 1 हो गया सर। ठीक है ना, ये चीज। और ये y बराबर जो भी एक्स स्क्वायर का पद है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं, एक्स स्क्वायर को हमको क्या लिखना होगा, यहाँ पर चूंकि x e टू पावर z हो गया तो e टू पावर z का होल स्क्वायर, इस प्रकार से हमको लिखना है। तो चलिए सर यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात करते हैं, है ना, CF के बारे में हम लोग बात करना चाहेंगे। तो जब मैं इस कोष्टक को सॉल्व करता हूँ तो देखिए डी स्क्वायर माइनस डी प्लस डी माइनस 1 इज इक्वल टू 0 की बात करूंगा। यहाँ से डी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, डी प्लस 1 और d माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो d के जो दो मान है डिफरेंट वैल्यू आपके निकल करके आ रही है, 1 भी आ रहा है और माइनस 1 भी आ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा सर, c1 e टू द पावर 1, और उसके साथ में इस बार मुझे z लिखना पड़ेगा सर, है ना, e टू द पावर z प्लस c2 e टू द पावर माइनस z, क्योंकि आपका जो प्रश्न है अब बेसिकली वो x के अंदर नहीं है, वो z की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, तो आप इसको लिखेंगे। और जैसे ही मैं z का मान यहाँ पर रखता हूँ, e टू पावर z का मान देखिए यह x के रूप में आने वाला है, तो c1
एक्स और प्लस यहां पर देखिए C2 e टू द पावर माइनस लॉग एक्स, ये पोजीशन आपकी बन रही है सर। तो पोजीशन हमारी बन रही है C1 x प्लस C2 -1 जो है पावर में चला जाएगा, और जब -1 पावर में गया तो x टू पावर -1 जो कि 1/x के रूप में होगा। तो CF जो आपका निकल करके आया सर वह C1x प्लस C2/x है। और आप देख पा रहे होंगे C1x प्लस C2/x ऑप्शन नंबर 1 में नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 में नहीं है, यानी कुछ काम हुआ लेकिन फिर भी 100% काम हमारा नहीं हो पाया, किसी एक आंसर पर हम नहीं पहुंच पाए। C1x प्लस C2/x ऑप्शन नंबर 3 और 4 दोनों के अंदर है, तो मुझे PI निकालना पड़ेगा। और जब PI की बात करूंगा तो हमारी पोजीशन क्या बनेगी, 1/d प्लस 1 d माइनस 1, और जो फंक्शन हुआ वो ये वाला हुआ e टू द पावर 2z। मुझे d के स्थान पर z का गुणांक 2 रखना है। अगर यहां पर 0 उत्तर आता है तो मुझे फॉर्मूले की बात करनी है, अदरवाइज जो है यहां पर सीधा 2 रखेंगे, और जैसे 2 रखा तो 1/3, 2 में से 1 गया, कितना आएगा सर 1, और e टू द पावर 2z। तो ये रिजल्ट रहा आपका 1/3 e टू द पावर z का स्क्वायर। वापस से बात कर लेता हूं, और 1/3 e टू द पावर z का मतलब x से हुआ, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर की बात करूंगा। ये पर्टिकुलर इंट्रिकल है, और आपका जो आंसर होता है वह आंसर कैसा निकलने वाला है, y इज इक्वल टू CF प्लस PI के रूप में निकलने वाला है। और जैसे ही मैं इसको रखता हूं तो CF आपके पास में C1x प्लस C2/x है आपका, लिख दूं इसको C1 प्लस C2/x, और पर्टिकुलर इंट्रिकल हो गया 1/3x स्क्वायर। और आप जब इसके आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर 3 आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है जी, चलते हैं आगे की तरफ और कुछ अच्छे से प्रश्न हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। हमारा प्रश्न है, यदि वेक्टर r, देखिए मैंने आपसे निवेदन किया था कि वेक्टर r अगर दिया है तब भी नहीं दिया है, उस स्थिति में भी x i y j और z k के रूप में मानना है। r बराबर वेक्टर r है, तो प्रश्न हमारा कह रहा है e टू द पावर r स्क्वायर की प्रवणता की बात करनी है। और प्रवणता का मतलब क्या होता है सर, प्रवणता का मतलब ग्रेडियंट से हुआ करता है। ठीक है, तो जब आपका प्रश्न कह रहा है डेल प्रवणता यानी ग्रेडियंट की बात हम लोग करेंगे, ग्रेडियंट यानी कि प्रवणता, और किसकी प्रवणता निकालनी है मुझे, e टू द पावर r स्क्वायर की प्रवणता निकालनी है। और ग्रेडियंट का मतलब होता है डेल e टू द पावर r स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करूंगा। डेल का मतलब हो गया i डेल बाय डेल x प्लस j डेल बाय डेल y प्लस k डेल बाय डेल z, और बीच में ना तो डॉट है ना क्रॉस है सर प्रवणता के लिए। चलिए जब मैं इसको हल करता हूं तो i बाहर रहा, डेल बाय डेल एक्स ऑफ e टू द पावर r स्क्वायर प्लस j डेल अपॉन डेल y e टू द पावर r स्क्वायर प्लस k डेल अपॉन डेल z e टू द पावर r स्क्वायर। और जैसे ही मैं इसको हल करता हूं सर, तो देखिए यहाँ पर मुझे अवकलन करते समय चेन रूल की बात करनी है। पहले e टू द पावर x का फॉर्मूला e टू द पावर x स्क्वायर, फिर r स्क्वायर का फॉर्मूला 2r, और उसके बाद में डेल r बाय डेल x और i। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी चेन रूल को लगाते समय e टू द पावर r स्क्वायर के लिए हो गया 2r, और डेल r बाय डेल y j कैप, प्लस अगेन इसका जो अवकलन कर रहे हैं हम लोग z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, e टू द पावर x में e टू द पावर r स्क्वायर की बात हो रही है, r स्क्वायर का 2r हो गया, और डेल r बाय डेल z, और यह k कैप की बात हो गई। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके दिमाग के अंदर ये चीज़ आई होगी। अब इसमें से कुछ चीज़ें कॉमन निकाली जा सकती है। देखिए क्या चीज़ कॉमन निकाल सकते हैं, e टू द पावर r स्क्वायर गुणा 2r कॉमन निकल गया, डेल r बाय डेल x i डेल r अपॉन डेल y j प्लस डेल r अपॉन डेल z, ये हो गया सर k। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं भाई आपके दिमाग में चीज़ आई होगी। वापस से ध्यान देना सर, हम लोगों ने इसका अवकलन कर लिया और अवकलन करके हम लोगों ने इसको लिख दिया। ठीक है, अब मुझे बताइए ये चीज़ क्या है सर, ये हम लोगों ने पिछली कई क्लासेस के साथ में डिस्कस कर लिया है सर। ठीक है, तो ये पोजीशन है e टू द पावर r स्क्वायर गुणा 2r, और ये पोजीशन बनती है हमारी x अपॉन r i प्लस y अपॉन r j प्लस z अपॉन r k। ठीक है, और इसमें से e टू द पावर r स्क्वायर गुणा 2r 1/r बाहर कॉमन आ गया, और पीछे जो बचा वह xi प्लस yj प्लस zk के रूप में बचा, और यहाँ से r से r हम लोग काट सकते हैं। ये पोजीशन हमारी क्या बनने वाली है सर, ये वेक्टर r बनेगा। तो
ई टू द पावर आर स्क्वायर गुणा 2 वेक्टर आर, ये आपके प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, इसकी प्रवणता, तो ई टू द पावर आर स्क्वायर 2 गुणा वेक्टर आर, तो देखिए 2 का गुणा ऑप्शन नंबर 2 और 4 में है, और वेक्टर आर ऑप्शन नंबर केवल 2 के अंदर आपको नजर आ रहा है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है सर, तो चलिए आगे की तरफ बढ़ता हूं मैं। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। हमारा प्रश्न है बिंदु 1 2 0 की बात की जा रही है, एक फलन जो फाई के रूप में है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और इसका दिक अवकलज की बात करते हैं हम लोग, डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं, और जो कि इस सदिश की दिशा के अंदर है। मुझे बताइए दिक अवकलज का मतलब क्या होता है सर? कि जो दिक अवकलज होता है वह डेल एफ, और यहां पर फिलहाल क्या बात हो रही है, फाई अगर फंक्शन है तो डेल फाई की बात होगी, ठीक है ना, और डॉट जिस सदिश की दिशा में है उसके इकाई सदिश से आपको गुणा करना होगा, तो डेल फाई एफ नहीं होकर के यहां डेल फाई डॉट वेक्टर ए कैप की बात हो रही है। तो चलिए सर, मैं यहां से सबसे पहली बात करना चाहता हूं, डेल फाई को ज्ञात करना है। डेल ऑपरेटर का मतलब हो गया आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, और फाई का मतलब हुआ सर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स के रूप में। चलिए जब मैं इसका अवकलन करूंगा, यानी इसका इन तीनों पदों का, यानी इस कोष्टक का जब x के रेस्पेक्ट में अवकलन कर रहे हैं, तो बताइए क्या आएगा सर? x के रेस्पेक्ट में करने पर y प्लस जेड आई। गौर करो, जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहां से y हो रहा है और यहां से आपका z हो रहा है, और ये पद आपका 0 बन रहा है, तो x y प्लस जेड आई हो गया। ठीक इसी क्रम के अंदर जब मैं इसका अवकलन करूंगा, ठीक है, y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो रिजल्ट रहा x प्लस y के रेस्पेक्ट में ना z जे कैप, और जब मैं इनकी बात कर रहा हूं, ठीक है, तो z के रेस्पेक्ट में, और ये ध्यान देना तीनों ही पदों को आपको देखना है, उसका पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू z आप कर रहे हैं, तो ये परिणाम रहा आपका y प्लस एक्स के कैप। और मुझे बताइए बिंदु है 1 2 और 0, तो इसका मतलब क्या है कि भाई x का मान 1 है, y का मान 2 है, और z का मान क्या है 0 है, और जैसे ही आप इस बिंदु को रखेंगे 1 2 और 0, तो डेल फाई का मान मेरे पास में आ गया 2i प्लस जे प्लस 3k। और जब मेरे प्रश्न के आंसर की बात करता हूं मैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स की बात करते हैं, वो डेल फाई डॉट ए कैप की बात हो रही है। डेल फाई आपका निकल चुका है 2i प्लस जे प्लस 3k के रूप में, डॉट इसकी दिशा में एकांक सदिश की हमको बात करनी है, तो i प्लस 2j प्लस 2k अपॉन में, और जब इसका i j और k के गुणांकों के योग, वर्गों के योग के वर्गमूल की बात करेंगे, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर और वापस से 2 स्क्वायर की बात करेंगे। तो चलिए सर, i के गुणांकों का गुणा करने पर 2, j का गुणांकों का गुणा 2, और 3 का 2 से गुणा 6 बटे में 4 4 8 और 1 9 का वर्गमूल 3, फाइनल आंसर 6 और 4 10/3, ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 आपके प्रश्न का इस प्रश्न में उत्तर रहा। ठीक है सर, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में भी आ रहा होगा, और परीक्षा के दृष्टिकोण से निश्चित रूप से ये अच्छे प्रश्न हमारे रहने वाले हैं। ए एक अचर सदिश है, एक कांस्टेंट वेक्टर की बात कर रहा है, वेक्टर आर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है, डेल क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर आर की बात करनी है। तो देखिए मुझे बताइए, डेल का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट है, कर्ल की बात हो गई, तो पहले मुझे ए क्रॉस आर की बात करनी है। ध्यान दीजिए, वेक्टर ए को हमारे द्वारा a1i प्लस a2j प्लस a3k माना जाएगा, वेक्टर आर हमारी तरफ से क्या मानना है सर? ये माना जाएगा xi प्लस yj प्लस zk, ये मान रहे हैं हम लोग, ये दिया हुआ है आपके पास में। और सबसे पहले मैं a क्रॉस r के बारे में बात करूंगा, और जब a क्रॉस r के बारे में बात करेंगे तो i हुआ, j हुआ और k हुआ। क्लियर है? पहले वेक्टर a के लिए उनके गुणांक a1 a2 और a3 हुआ, और उसके बाद r के लिए x y और z हुआ। चलिए सारणी को आप सॉल्व कर सकते हैं, मैं उस पैटर्न पर सॉल्व कर लेता हूं। ये i कैप हो गया, उसके साथ में a2z माइनस a3y माइनस का j a1z माइनस a3x और प्लस का k कैप, और उसके साथ में a1y माइनस a2x। क्लियर हो गया सर? तो ये a क्रॉस r का मान हो गया। अब मुझे कर्ल की बात करनी है, डेल क्रॉस a क्रॉस r के बारे में मुझे बात करनी है। तो ये फिर से सारणी की बात करूंगा मैं, यहां पर i हो गया, j हो गया और k हो गया। ठीक है, अब पहले डेल की बात करूंगा, और डेल का मतलब i का जो गुणांक होता है डेल ऑपरेटर में,
डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई और डेल बाय डेल जेड होता है। और इनके गुणांकों की जब बात करूंगा तो ये पोजीशन हमारी क्या रहने वाली है, a2z माइनस a3y रहने वाला है। यहां पर देखिए सर, इस माइनस का गुणा करके मैं लिख रहा हूं, है ना, क्रम बदल करके मैं लिख रहा हूं माइनस का गुणा करते हुए a3x माइनस a1z, ताकि माइनस का गुणा कर दिया, इनका क्रम मैंने बदल दिया। और यहां पर a1y माइनस a2x की बात हो गई। चलिए सर, जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो देखिए हमारी पोजीशन क्या बनने वाली है, उसको देखें। आई तो रहेगा, मुझे इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y करना है, और y के रेस्पेक्ट में करने पर क्या परिणाम बन रहा है, यह a1 बन रहा है। और माइनस का निशान मुझे लेना है, और उसके बाद में z के रेस्पेक्ट में जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो माइनस का a1 रहा, ठीक है, माइनस का j। चलिए j को छुपाते हुए x के रेस्पेक्ट में करने पर हमारा रिजल्ट है माइनस a2 माइनस, ये छुप चुका है, ये हम लोग कर लिया, z के रेस्पेक्ट में जब करेंगे तो यहां से a2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए प्लस में k वाला स्तंभ छुपा दिया, इनका कर रहे हैं हम x के रेस्पेक्ट में तो a3 बनता है, फिर फॉर्मूले का माइनस हो गया, और इनका जब कर रहे हैं y के रेस्पेक्ट में तो ये माइनस का a3 हो गया। यानी कुल मिलाकर के हमारा रिजल्ट क्या रहा सर, 2a1i प्लस 2a2j, क्योंकि माइनस माइनस दोनों जोड़ करके माइनस का 2a2 होगा, और माइनस से गुणा तो प्लस का 2a2 हो गया, और इसी क्रम में प्लस का 2a3k हो गया। और जैसे ही मैं यहां से 2 कॉमन निकालूंगा, a1i प्लस a2j प्लस a3k, और हमारी रिजल्ट क्या रहा सर, ये 2 वेक्टर a के बराबर रहेगा, और हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 3, ट्वाइस वेक्टर a। चलते हैं सर आगे की तरफ बढ़ते हुए। हमारा अगला प्रश्न है, वेक्टर r आपके पास में दिया है xi प्लस yj प्लस zk, और वेक्टर r बराबर r है। यहां पर एक चीज चूक रहे हैं सर, है ना, उसके बारे में बात करूंगा मैं कि क्या चीज चूक रहे हैं। तो यहां पर r कैप का अपसरण होगा, ये जो है ना प्रश्न थोड़ा सा अधूरा हो गया टाइपिंग के अंदर। वेक्टर r xi प्लस yj प्लस zk है, r का मैग्नीट्यूड r है, तो हमारा जो प्रश्न है उसके अंदर एक है ना चूक गए, r कैप का अपसरण होगा। अपसरण का मतलब क्या होता है, डाइवर्जेंट की बात हम लोग करते हैं, और जब डाइवर्जेंट की बात करते हैं तो हमारा प्रश्न इसकी बात कर रहा है, अपसरण, डाइवर्जेंट ऑफ r कैप। डाइवर्जेंट का मतलब है डेल डॉट r कैप, इसका मतलब हो गया डेल डॉट r कैप का मतलब क्या हो रहा है सर, वेक्टर r अपॉन r की बात होगा। और यहां पर i डेल बाय डेल एक्स, डेल ऑपरेटर का मीनिंग, प्लस j डेल बाय डेल वाई प्लस k डेल बाय डेल जेड डॉट वेक्टर r अपॉन r की बात होगी, ठीक है। तो यहां से जब हम लोग सॉल्व करेंगे सर, तो वेक्टर r को लिख देते हैं सर हम लोग। भाई वेक्टर r को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर r के लिए xi प्लस yj प्लस zk अपॉन r की बात हो गई। कोई कंफ्यूजन है सर? तो चलिए, जब मैं यहां से इसको कर रहा हूं, गुणा करने की बात कर रहा हूं, मतलब जब डॉट प्रोडक्ट की बात हो रही है, गुणा का मतलब यहां पर डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, बिंदु गुणनफल की बात हो रही है, तो i का केवल i के गुणांक के साथ में जो है हम लोग बात करने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, डेल बाय डेल एक्स ऑफ x बाय r प्लस डेल बाय डेल y, है ना, j डॉट j 1 होने पर y बाय r हो जाएगा, प्लस डेल बाय डेल z, और यहां पर हो गया सर z बाय r। चलिए यहां से प्रोडक्ट रूल की बात मैं करना चाहूंगा, डेल बाय डेल एक्स, और इसको मैं ऐसा लिख रहा हूं x गुणा 1 बटा r के रूप में, डेल बाय डेल y, y गुणा 1 बटा r के रूप में, प्लस डेल बाय डेल z, z गुणा 1 बटा r के रूप में। चलिए जब इसको हल करते हैं प्रोडक्ट रूल में, तो पहला पद x बाहर आ गया सर, ठीक है, और दूसरे का जब अवकलन करेंगे तो 1 बाय आर का माइनस 1 बाय आर स्क्वायर, और यहां पर डेल आर बाय डेल एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस में 1 बाय आर बाहर हो गया, और x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो गया। यही चीज आगे अप्लाई करनी है, यहां से पहला पद y बाहर हो गया, दूसरा 1 बाय आर का अवकलन करने पर माइनस का 1 बाय आर स्क्वायर, और r का y के रेस्पेक्ट में है डेल आर अपॉन डेल y, प्लस 1 बाय आर, और y का y के रेस्पेक्ट में 1। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए z बाहर हो गया, 1 बाय आर का माइनस 1 बाय आर स्क्वायर, डेल आर बाय डेल z, और उसके साथ के अंदर प्लस का 1 बाय आर, z का z के रेस्पेक्ट में 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारी पोजीशन के अंदर ये देखो आप 1 बाय आर, 1 बाय आर,
और ये 1/r कितने बार हो गए, 3 बार हो गए, तो 3/r तो मैं बाहर कर देता हूँ, 1/r 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 3 बार होने पर उनको जोड़ दिया। यहां से कुछ चीजें कॉमन आ रही है जिसमें माइनस का 1/r² आ रहा है, ठीक है, माइनस 1/r² कॉमन आने पर क्या बच रहा है सर, x डेल r बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल r अपॉन डेल वाई प्लस z डेल r अपॉन डेल z के रूप में। और जब मैं इसको हल करता हूं तो देखिए हमारी पोजीशन क्या है, 3/r माइनस 1/r², ये पोजीशन है x गुणा x/r प्लस y गुणा y/r प्लस z गुणा z/r। यहां से 1/r बाहर निकाल देता हूं सर मैं, तो पोजीशन हमारी क्या बन रही है, 3/r माइनस 1/r², 1/r बाहर कॉमन निकाल दिया, क्या बच रहा है, तो हमारी पोजीशन जो बच रही है वो है x² प्लस y² प्लस z²। और आपकी जानकारी के लिए x² प्लस y² प्लस z² क्या होता है, ये r² के बराबर होता है। तो 3/r माइनस 1/r² गुणा 1/r, और ये x² प्लस y² प्लस z² का मान r² होने का कारण जैसे ही r² लिखा r² कट गया, तो कुल मिलाकर के 3/r माइनस 1/r, और हमारे प्रश्न का उत्तर क्या रहने वाला है सर, 2/r। ऑप्शन नंबर 2 आपके प्रश्न का उत्तर रहेगा। डाइवर्जेंट को बात ज्ञात करने की बात हमने की। चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न कह रहा है उस समतल का समीकरण जो दो बिंदुओं से होकर गुजरता है। ध्यान दीजिए हमारा समतल क्या है, 2 3 1, 2 3 1 और -4 5 3 से गुजरने की बात कर रहा है, एक बात, और दूसरी शर्त है एक्स अक्ष के क्या है, समांतर है। अब ध्यान दीजिए सर, अगर जो भी समतल एक्स अक्ष के समांतर होगा, ध्यान दीजिए, तो उसमें एक्स का पद नहीं होगा, ठीक है। कारण क्या है कि जब एक्स अक्ष के समांतर होने की हम बात कर रहे हैं, और समांतर होने का मतलब है एक यहां पर समतल की बात है और एक्स अक्ष एक रेखा की बात है, और रेखा अगर समतल के समांतर होती है तो AL प्लस BM प्लस CN बराबर 0 की बात होती है, ठीक है ना। तो जब यहां पर बराबर 0 होगा, तो चूंकि एक्स अक्ष की बात करते हैं तो एक्स अक्ष के डायरेक्शन रेशियो जो होते हैं 1 0 0 की बात करते हैं। और जब मैं यहां पर बात करूंगा कि समतल में x का गुणांक, y का गुणांक, z का गुणांक, तो वहां पर x का पद नहीं होगा सर। जब x नहीं होगा तो इनका गुणा ऑटोमेटिक 0 हो गया, y z के गुणांक अगर होंगे तब भी वह गुणा 0 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर x अक्ष के समांतर है तो चार ऑप्शन में देख लें, x नहीं होगा, y अक्ष के समांतर में y का पद नहीं होगा, z अक्ष के समांतर में z का पद आपका नहीं होगा। और जब मैं देख रहा हूं कि x का पद नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 में x का पद है, नहीं है उत्तर मेरा, ऑप्शन नंबर 2 x का पद है, नहीं है उत्तर मेरा, ठीक है। तीसरा और चौथा जो ऑप्शन है मेरा, y प्लस 4z माइनस 7 बराबर 0, और चौथा ऑप्शन y माइनस z माइनस 2 बराबर 0, इनमें से कोई उत्तर मेरा होने वाला है। अब मुझे उस बिंदुओं के द्वारा संतुष्ट करवाना है, 2 3 1 के द्वारा सेटिस्फाई करवाने की बात कर रहा हूं। और जब मैं 2 3 1 के द्वारा सेटिस्फाई करता हूं तो गौर कीजिए, y का मान 3 रख दिया और z का मान 1 रखने पर 4 माइनस 7 बराबर 0, ये सेटिस्फाई हो गया सर, 0 बराबर 0। और जब 2 3 और 1 यहां पर रखता हूं तो y का मान क्या हो गया सर, 3 माइनस 1 माइनस 2 बराबर 0, यहां पर भी सेटिस्फाई हो गया। यानी इस बिंदु ने कोई खेल अपना नहीं दिखाया सर। आगे बढ़ते हैं, एक बिंदु अभी और है मेरे पास में, -4 5 3 से संतुष्ट कराने की बात कर रहा हूं। तो y के स्थान पर 5 रखते हुए z के स्थान पर 3 रखना, 3 चौक 12 माइनस 7 बराबर 0, ये सेटिस्फाई हमारा नहीं हुआ। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 भी हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ सर, ठीक है। अब चलिए बात करता हूं मैं ऑप्शन नंबर चौथे के बारे में, क्योंकि एक ही आपके पास में दावेदार है तो वही उत्तर आपका होना चाहिए। जब -4 5 और 3 रखते हैं तो y का मान 5 है, माइनस z का मान 3 माइनस 2 बराबर 0, ये भी सेटिस्फाई हो गया। और जब तीनों कंडीशंस के आधार पर जब देखा तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 उत्तर आ गया। देखिए सर, x अक्ष के समांतर होने का मतलब x का पद नहीं होना, अगर 4 में से केवल एक ही ऑप्शन मेरे पास में होता तो निश्चित रूप से वही उत्तर होता, लेकिन 2 ऑप्शन है तो उन बिंदुओं से संतुष्ट करवा करके भी हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं, हमारा प्रश्न है बिंदु की रेखा से लंबवत दूरी, थोड़ा सा कैलकुलेटिव प्रश्न है। देखिए किस प्रकार से ज्ञात करने वाले हैं आप। एक रेखा की बात हो रही है, बिंदु की बात हो रही है। हम सबसे पहला काम क्या करने वाले हैं, देखो ये अगर रेखा है आपके पास, ध्यान दीजिए, x माइनस 6/3 बराबर y माइनस 7/2 बराबर z माइनस 7/-2, इस प्रकार से रेखा है। हम कह रहे हैं एक बिंदु है 1 2 3, और इस बिंदु की इस रेखा से
दूरी चाहिए, और दूरी का मतलब क्या होता है सर, हमेशा लंबवत दूरी से हुआ करता है। तो अब क्या करना चाहिए सर, पहले मैं इसके प्रोसेस के बारे में बात कर लेता हूं, उसके बाद इसको सॉल्व करने की बात करते हैं। तो सबसे पहला काम, मुझे P के निर्देशांक ज्ञात करने होंगे, है ना। और ये P कहां है, रेखा के ऊपर है। और रेखा के निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं, इसको R के बराबर मानते हुए, यानी जो रेखा का समीकरण है जो सममित रूप के अंदर है, और आप देख लें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, तो निश्चित रूप से स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको R के बराबर कर दिया। और जैसे ही R के बराबर किया तो बताइए P के निर्देशांक क्या हो गए हमारे, 3R + 6, समझ में आ रहा ना, 3 का R से गुणा 3R, और -6 का पक्षांतरण होने पर प्लस का 6। इसी प्रकार से y कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो ये हो रहा है सर 2R + 7, और z कोऑर्डिनेट की -2R + 7। ये आपका बिंदु P के निर्देशांक हमारे बन गए, इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दिया। नंबर दूसरी बात, मुझे AP के DRS चाहिए सर, ठीक है ना। तो हम बात करना चाह रहे हैं AP के डायरेक्शन रेशियोज की बात कर रहे हैं, और अगर दो बिंदु आपके पास में है तो उसके दिक् अनुपात को ज्ञात करने के लिए x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1 का हमारा फॉर्मूला रहने वाला है। और जब x2 - x1 की बात करेंगे तो 3R + 6 में से जब आप एक को घटा रहे हैं तो मैं सीधा लिख रहा हूं 3R + 5 हो गया। y2 - y1 का मतलब 2R + 7 में से आप 2 घटा रहे हैं तो हमारी पोजीशन क्या बन रही है, 2R + 5, और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए -2R + 4। ठीक है, तो ये AP के DRS हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, AP जो है इस रेखा के लंबवत है, AP इस परपेंडिकुलर ऑन गिवन लाइन है। और अगर दो रेखाएं आपस में लंबवत होती है तो उसके दिमाग में आना चाहिए कि उनके DRS का गुणनफल L1 L2 M1 M2 और N1 N2 इनका योग किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो चलिए मैं इसकी बात कर लेता हूं। L1 M1 N1 ये रहा सर 3R + 5, और L2 का मतलब ये वाला मान है गुणा 3 प्लस 2R + 5 ये वाला मान हुआ सर, है ना। और उसके साथ में आप y वाले पद का 2 से गुणा कर दें, N1 N2 का मतलब हुआ -2R + 4 गुणा -2 बराबर 0। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 का 3 से गुणा 9R + 15 प्लस में 4R + 10, और आगे की तरफ बढ़ते हुए प्लस में 4R - 8 बराबर 0। ठीक है, 9 और 4 13 और 4 17R हो गया। ठीक है, नंबरिकल वैल्यू 15 और 10 25 में से 8 चला गया तो ये भी 17 हो गया बराबर 0। और यहां से R का जो मान आया -1 आया, और जैसे ही R का मान -1 आ गया तो इक्वेशन नंबर 1 की बात करता हूं, और इक्वेशन नंबर 1 के आधार पर बिंदु P के निर्देशांक मेरे पास में आ जाएंगे। और R का मान कितना रखना है सर, मुझे R का मान -1 रखना है। तो चलिए कैलकुलेशन देखिए, -3 + 6, भाई कैलकुलेशन आप भी अपने स्तर पर निश्चित रूप से करें। -2 प्लस का 7 यानी 5 हो गया, -1 रखने पर 2 और 7 9 हो गया। ठीक है सर, तो ये पोजीशन हो गई आपके बिंदु P का। और मुझे चाहिए लंबवत दूरी, यानी दूरी AP की बात करनी है मुझे। और दूरी AP के लिए आप दूरी सूत्र की बात करने वाले हैं, जिसमें से A आपके पास में है 1 2 और 3। ठीक है ना, x1 - x2 का होल स्क्वायर आपके दिमाग में आ रहा है, 3 - 1 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर, 5 - 2 का स्क्वायर, और 9 - 3 का होल स्क्वायर। जब इसको हल कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, कुल मिलाकर के 49 का वर्गमूल कितना हो गया 7। ये आपके प्रश्न का उत्तर हुआ। थोड़ा सा लंबा प्रश्न था, समझने लायक प्रश्न था, और उम्मीद करता हूं कि समझ में भी आपको आया होगा। मतलब कुल मिलाकर के एक बार प्रोसेस आपके रिकॉल अवश्य हुआ होगा। चलते हैं सर आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, यदि गोला का कोई स्पर्श समतल निर्देशीय अक्षों ABC पर अंतःखंड काटता है तो कौन सा संबंध सत्य है। ध्यान दीजिए, हम लोग बात कर रहे हैं गोला, और गोले का स्पर्श समतल, जैसे वृत्त के अंदर स्पर्श रेखा होती है, तो यहां पर क्या हो रहा है सर, स्पर्श समतल हो रहा है। मान लिया अगर ये गोला है तो इसको स्पर्श करने वाले समतल की बात कर रहे हैं। और हमारा प्रश्न कह रहा है कि जो समतल है निर्देशीय अक्षों पर ABC का अंतःखंड काटता है। तो मुझे बताइए ABC अंतःखंड काटने वाले समतल का समीकरण क्या होगा। हमारी जो बात हो रही है, सबसे पहले निर्देशीय अक्षों पर ABC अंतःखंड काटने वाले समतल का समीकरण तुरंत दिमाग में आएगा कि भाई मैं इसको अंतःखंड रूप में x/a + y/b + z/c बराबर 1 ले सकता हूं। ठीक है, और हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि अगर इस समतल आपके पास में आ गया है, इस समतल का समीकरण आ गया है, तो ये स्पर्शी समतल होगा। यानी समतल इसको स्पर्श कब करेगा, जब इसके केंद्र से इस पर डाले गए लंब की लंबाई इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या के बराबर हो जाएगी।
यानी गोले का केंद्र होगा, गोले की त्रिज्या के बराबर करना है और गोले के केंद्र से समतल पर डाला गया लंब होना चाहिए। ध्यान दीजिए, गोला जो आपके पास में है, गोला हमारे पास में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, और इस गोले का केंद्र बिंदु जो निकलेगा माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू से 0 0 0, और इस गोले की त्रिज्या क्या निकलेगी, त्रिज्या निकल गई आर। ठीक है, तो अगर ये स्पर्श समतल है ना, स्पर्श समतल होने के लिए कंडीशन क्या होगी सर, देखिए केंद्र 0 0 0 से समतल पर डाले लंब की लंबाई बराबर क्या हो जाए, गोले की त्रिज्या के बराबर हो जाए। ठीक है ना, और जैसे ही आप इसको देखते हैं 0 0 0 से इस पर लंब डालने की हम बात कर रहे हैं इस समतल के ऊपर। ठीक है, तो पोजीशन हमारी क्या बनेगी, 0/a 0/b 0/c माइनस 1 अपॉन में रूट में x का गुणांक उसका वर्ग, y का गुणांक उसका वर्ग, z का गुणांक उसका वर्ग, बराबर में कौन रहा, त्रिज्या r के बराबर रहा। तो चलिए सर, हम लोग सबसे पहला काम करते हैं, इसको ऊपर नीचे शिफ्ट कर देते हैं। तो हमारी पोजीशन रहेगी रूट में 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर बराबर माइनस 1/r। दोनों पक्षों में वर्ग कर लेते हैं, वर्गमूल हट जाएगा, तो 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर। ये हमारे प्रश्न का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका उत्तर रहा। ठीक है सर, तो उम्मीद करता हूं आसान प्रश्न था, सीधा कॉन्सेप्ट लेवल पर आपका प्रश्न रहा। चलिए, हमारा प्रश्न है लंबवृत्तीय शंकु का समीकरण जिसका शीर्ष मूल बिंदु, शीर्ष आपका मूल बिंदु है, अक्ष z अक्ष है, और कोण जो है आपका अल्फा के बराबर है, उस शंकु का समीकरण क्या होगा। तो चलिए सर जल्दी से देखें, जब हम लोग शंकु की बात कर रहे हैं, आपके दिमाग में आना चाहिए शंकु पर यहां पर कोई बिंदु, अगर मैं बात कर रहा हूं ये एक्स वाई जेड है, शंकु का शीर्ष जो है आपका 0 0 0 है। ठीक है ना, और उसके साथ में हम बात कर रहे हैं इसकी जो अक्ष रहेगी वह अक्ष z अक्ष है, और z अक्ष का मतलब क्या हुआ सर, x/0 बराबर y/0 बराबर z/1। इस प्रकार से आपका ये रिजल्ट रहने वाला है सर। ठीक है, तो चलिए अब मुझे बताइए कि अगर z अक्ष है, इसका हम योग नहीं है इसकी उपयोगिता, हम केवल और केवल जिसकी उपयोगिता उसको मैं लिख रहा हूं कि z अक्ष के लिए 0 0 1 की बात होगी। ये आपके जो है z अक्ष के डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। कोई दिक्कत है सर? अब मुझे बताइए क्या करना चाहिए सर, मुझे ये करना चाहिए कि अगर मैं इसको O मान लेता हूं तो ये अक्ष है ना, z अक्ष के DRS क्या है, ये अभी हम लोग बात कर चुके हैं 0 0 1, और हम बात करेंगे OP के DRS क्या है। आपके दिमाग में आ रहा है कि OP के DRS वही है सर x - 0 y - 0 z - 0, क्योंकि एक बिंदु हमारे द्वारा माना गया और एक बिंदु ओरिजिन हमारे पास में है, तो DRS हो गया x y और z। अब मुझे बताइए कोण के फॉर्मूले की बात करता हूं, और कोण का जो फॉर्मूला होता है cos थीटा बराबर क्या होता है सर, दो रेखाओं के बीच की बात हो रही है हमारी, है ना, तो ये रहा सर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम लोगों को अप्लाई करना है। cos थीटा का मान हमारे पास में यहाँ पर cos अल्फा के रूप में है। L1 L2 का मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए 0 का x से गुणा, मैं लिख भी देता हूं 0 गुणा x प्लस 0 गुणा y प्लस 1 गुणा z अपॉन में रूट में L1 M1 N1 का स्क्वायर 0 स्क्वायर 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर, और उसी प्रकार से रूट में x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर। चलिए सर इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका रिजल्ट हो जाएगा। दोनों पक्षों का गुणा करना है, वर्ग और वज्र गुणा दोनों साथ में कर लेता हूं, तो ये पोजीशन रहेगी सर हमारी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का गुणा हो गया cos स्क्वायर अल्फा के साथ में बराबर z का z स्क्वायर हो गया। देखिए ये पहला पद आपका 0 है, दूसरा 0 और तीसरा पद आपका z है, और जब वर्ग कर रहे हैं तो z का स्क्वायर z स्क्वायर, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर वर्गमूल के पद के साथ में cos अल्फा, और वर्ग करने पर वर्गमूल हट गया और cos स्क्वायर अल्फा हो गया। पहला काम cos स्क्वायर अल्फा का हम लोग क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, भाग लगाएंगे, तो स्थिति बनेगी हमारी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर। ध्यान दीजिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, cos स्क्वायर अल्फा का भाग 1 अपॉन cos स्क्वायर अल्फा का मतलब क्या होता है, sec स्क्वायर अल्फा हो जाएगा।
अगली स्टेप के अंदर जेड स्क्वायर को राइट हैंड साइड में आप ले जाएं तो हमारी पोजीशन क्या बन रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर यहाँ पर जेड स्क्वायर कॉमन लेने पर सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 हो जाएगा। वापस ध्यान दीजिए, जेड स्क्वायर उधर गया, जेड स्क्वायर का एक पद यहाँ पर है, जेड स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बच जाएगा, जो कि क्या हो गया, टेन स्क्वायर अल्फा हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा, ये हमारे प्रश्न का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 3 आपके प्रश्न का उत्तर रहेगा। ठीक है सर, चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, लंबवृत्तीय बेलन का समीकरण जिसका निर्देशी वक्र, ठीक है ना, गाइडिंग सर्कल आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 9 और एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर 3। आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ये बेसिकली एक वृत्त है जो गोले और समतल के इंटरसेक्शन से बन रहा है। तो ध्यान दीजिए, मैं यहां पर अगर मैं डायग्राम के साथ में बात करता हूं आपसे, देखिए लंबवृत्तीय शंकु की बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले मुझे अक्ष के बारे में सोचना है, पहली चीज तो ठीक है। और आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि भाई यहां पर कि ये एक वृत्त बनने वाला है सर, और ये वृत्त इन दोनों के प्रतिच्छेदन से बनने वाला है, नंबर 1। तो मुझे उस वृत्त की त्रिज्या चाहिए, बेसिकली मुझे क्या चाहिए सर, ये दूरी मुझे चाहिए। एक बात यहां पर मैं बात कर लूंगा कि भाई ये कोई जो बिंदु होगा हमारा, ठीक है ना, और उस बिंदु से हम प्रक्षेप को भी यहां पर डालने की बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहां पर जो स्थिति बनने वाली है सर, हम लोग एक समकोण त्रिभुज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। यहां पर जैसे मान लिया कोई बिंदु है हमारे द्वारा लिया जा रहा है एक्स वाई जेड के रूप में, और ये जो चीज होगी हमारी, या इस बिंदु से हम लोग त्रिज्या की बात करते हैं। देखो एक मिनट वापस है ना, तो ये वृत्त है, इस वृत्त को मैं हटा देता हूं। भाई दिमाग में आना चाहिए कि ये वृत्त बनने वाला है, ठीक है ना सर। ये आपकी अक्ष हो गई यहां पर, ठीक है। यहां पर मैंने क्या किया सर, एक बिंदु लिया, ठीक है, और इस बिंदु के साथ में हम लोग यहां पर एक तो बात करेंगे इसकी त्रिज्या की, ठीक है, एक बात। दूसरी बात करने वाले हैं यहां से, ये इस प्रकार से, ये बिंदु P हमारा जो कि एक्स वाई जेड होगा, एक बात। और ये जो चीज हो रही है सर, ये वृत्त का हमारा केंद्र बिंदु है, ठीक है ना, और इसको हम लोग N लिख लेते हैं और मान लेते हैं या Q लिख लेते हैं। मुझे केवल और केवल इसमें पाइथागोरस प्रमेय की बात आपसे करनी है, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। अब आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि देखो ये जो चीज हुई है ये गोला है ना। अगर गोला है तो इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है सर, कि इस स्थान के ऊपर ये N बिंदु, ये जो अक्ष होगा ये गोले के केंद्र से होकर के जाएगा। भाई अक्ष है ना, भाई देखो गोले के प्रतिच्छेदन से आपका जो है ये बन रहा है सर, बेलन ये बन रहा है ना ऐसा, ये गोले का ऐसा प्रतिच्छेदन रहा हमारा, ठीक है, और इसका एक केंद्र बिंदु, तो ये तो हो गया सर आपका 0 0 0 N बिंदु हमारा। अब मुझे चाहिए इससे समतल पर डाले गए लंब की लंबाई की बात मुझे करने के साथ में इसकी त्रिज्या को लेने की बात करूंगा मैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले गोले की बात करता हूं, गोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 9, ठीक है जी। अब गौर करेंगे यहां से इसका केंद्र क्या हो गया, केंद्र है 0 0 0। इससे जो त्रिज्या होगी वह कितनी हो गई, त्रिज्या हो गई 3। हम लोग P का मान निकालना चाहते हैं, और P का मतलब हो गया 0 0 0 से समतल x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 3 पर डाले लंब की लंबाई है। और जैसे ही मैं लंब की लंबाई की बात करता हूं तो 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 3 अपॉन में स्क्वायर रूट एक्स का पड़ोसी 1, वाई का पड़ोसी -1 का स्क्वायर और जेड का पड़ोसी, तो कुल मिलाकर के अगर ये लंब की लंबाई की बात करते तो ये बेसिकली √3 आ गया। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा भाई जिस वृत्त की बात कर रहे हैं यानी PQ की बात कर रहा हूं, तो वृत्त की त्रिज्या, और वृत्त की त्रिज्या के लिए हमारा फॉर्मूला रहा रूट में a स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला बनता है सर। a का मतलब है गोले की त्रिज्या से, तो ये सब चीजें जो है आपने पढ़ रखी है सर, केवल कॉन्फिडेंस की आवश्यकता है। माइनस में √3 का स्क्वायर, और जब मैं इसको हल करता हूँ 9 में से 3 गया तो वर्गमूल 6, तो PQ की लंबाई जो रहेगी वह वर्गमूल 6 के बराबर हो गई। पहली चीज ये आ गई। अब मुझे बताइए PN की लंबाई, तो PN तो आपके पास में आ गया सर। PN की लंबाई हो गई रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया PN। अब मुझे चाहिए सर N से लेकर के Q तक की लंबाई, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है इस प्रश्न के लिए, मैं स्टार मार्क करके बात कर रहा हूं। ध्यान दीजिए सर,
मैं इस डायग्राम को दोबारा से आपके लिए समझाना चाह रहा हूं, है ना भाई। कुल मिलाकर के हम लोगों ने अभी तक क्या किया सर, देखिए डायग्राम तो अब मैं बना रहा हूं। सबसे पहले इस गोले की बात हमने की, गोले का केंद्र 0 0 0, गोले की त्रिज्या 3, उस केंद्र से इस समतल पर डाले गए लंब की लंबाई हमारे द्वारा निकाल दी गई √3 के रूप में, और वृत्त की त्रिज्या हम लोगों ने ज्ञात कर दी वर्गमूल 6 के रूप में। अब ध्यान दीजिए, हमने इस प्रकार की स्थिति की बात की थी, है ना, ये उसके अक्ष की बात होगी। मैंने आपको कहा कि ये बिंदु P है जिसके निर्देशांक हमारे द्वारा x y z लिए जा रहे हैं। यहाँ पर कोई बिंदु N है जो कि अक्ष के ऊपर है, और चूंकि यहाँ पर ये गोले का केंद्र भी हो सकता है, तो कोई भी एक बिंदु के रूप में यह 0 0 0 लिया जाए, तो P से N की दूरी आपकी दूरी सूत्र के फॉर्मूले से x² + y² + z² के रूप में निकाल सकते हैं हम लोग। और यहाँ से अगर मान लेता हूँ कि यह Q बिंदु है, तो यह दूरी आपकी √6 निकल गई। अब मुझे जो चाहिए वो N से Q तक का मान चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है इस प्रश्न की, ठीक है ना। तो NQ का अभिप्राय क्या हुआ, NQ का अभिप्राय हुआ, NQ किसके बराबर हुआ, PN का अक्ष पर प्रक्षेप है। ध्यान दीजिए, अक्ष पर प्रक्षेप, तो अक्ष का समीकरण क्या हुआ, तो अक्ष के समीकरण का मतलब है 0 0 0 से जाने वाली रेखा के है, और जो ये समतल उसके DRS हमारे काम में आने वाले हैं। तो अक्ष के समीकरण की बात करूंगा तो x/1 y/-1 बराबर z/1। ध्यान दीजिए, ये x - x1 y - y1 z - z1 में x1 y1 z1 के मान 0 0 होने पर x y और z रहा, और नीचे जो DRS ले जा रहे हैं वो DRS आपके इस समतल के माध्यम से x y और z के गुणांक के रूप में 1 - 1 और 1 रहा। तो Pn का अक्षों पर प्रक्षेप की बात कर रहा हूं। तो ध्यान दीजिए, ये पोजीशन रही x1 L1 x2 - x1 प्लस m1, या LMN की बात कर लेना सर, चलो, तो ये L x2 - x1 प्लस m y2 - y1 प्लस n z2 - z1 अपॉन में रूट में L² प्लस m² प्लस n²। चलिए सर, मैं यहां से NQ या QN को निकालने की बात कर रहा हूं। तो L का मतलब क्या हो रहा है सर, L का मतलब ये रहा सर 1, x2 - x1 का मतलब हुआ x - 0 प्लस m का मतलब अगेन -1, और यहां पर y - 0 प्लस n का अभिप्राय 1 से रहा, ये वाला तीसरा जो है, और z2 - z1 का मतलब यहां पर z - 0 से रहा, अपॉन में रूट में ये रहा सर 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। कुल मिलाकर के पोजीशन हमारी बन रही है x - y प्लस z बटे में √3। और मुझे क्या करना है सर, मुझे केवल और केवल PNQ में पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है। त्रिभुज PNQ की बात करनी है मुझे, और PNQ में पाइथागोरस प्रमेय की जब बात करूंगा तो स्थिति रहेगी सर PQ का स्क्वायर प्लस NQ का स्क्वायर बराबर PN का स्क्वायर। इसको जब मैं सॉल्व कर लूंगा तो मेरे प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन है, ठीक है ना। तो PQ का स्क्वायर जो कि आपके पास में है 6, NQ का स्क्वायर, ध्यान दो मैं इसका स्क्वायर सीधा ही लिख देता हूं क्योंकि मेरे पास में अब स्पेस भी नहीं है, समय भी अपने पास में नहीं है सर। तो देखो इसको ऐसा लिखूंगा x² प्लस y² प्लस z² माइनस का 2xy माइनस 2yz प्लस का 2xz √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, ये आपका हो जाएगा, एक मिनट, यहां पर ये 9 है ना, 3 बराबर में सामने की ओर x² प्लस y² प्लस z², क्योंकि Pn आपका जो है x² y² z² वर्गमूल है। तो चलिए सर, मैं इस दो कैलकुलेशन डायरेक्ट करना चाह रहा हूं। एक 3 का मैं उधर गुणा भी करना चाह रहा हूं, साथ साथ में मौखिक रूप से ये घटाना भी चाह रहा हूं। तो देखो 3 का जब गुणा होगा x² के साथ में, तो 3x² में से x² चला गया, तो बचेगा क्या, 2x² बचेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3y² में से y² चला गया तो 2y² रह गया। 3z² में से z² चला गया तो ये रहा सर 2z² रहा, माइनस 2xy उधर जाकर के 2xy हो गया, प्लस का 2yz भी हो गया, और माइनस का 2xz हो गया, और यहाँ 6 या 18 उधर जाकर के माइनस का 18 बराबर 0 हो गया। यही मेरे प्रश्न का उत्तर है। लेकिन इन सभी के अंदर क्या हो रहा सर, 2 का भाग दिया जा सकता है। देखो सर, यहाँ से 2 का भाग दिया, ये भी 2 का भाग, ये भी 2 का भाग, 2 के भाग सब जगह दिए जा रहे हैं, और यहाँ पर क्या बच जाएगा -9। तो देख लें, ये अपना प्रश्न का आंसर है। x² है, y² है, z², तीनों xy yz के पद पॉजिटिव, zx का पद नेगेटिव और माइनस का 9।
तो सबसे पहले पता लगा कि भाई ऑप्शन नंबर 1 ही आपके प्रश्न का उत्तर है। ठीक है ना। तो लंबवर्तीय बेलन को निकालने के लिए हमेशा पाइथागोरस प्रमेय और इसी कॉन्सेप्ट को आपका यूज करना होता। थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन इस प्रश्न की थी। चलते हैं सर अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र ओ है, यानी परिकेंद्र यानी कि यह आपका सरकम सेंटर की बात कर रहा है। ओए ओबी ओसी के अनुदिश 3 बल पी क्यू आर संतुलन और स्थिति में है। ध्यान दीजिए, देखिए सर हम लोग बात कर रहे हैं ए बी सी ये त्रिभुज है, ओ आपका सरकम सेंटर है, और जो बल हैं देखिए दो अलग अलग प्रकार की स्थितियां होती है जिसके अंदर बल एक तो ओए ओबी ओसी के अनुदिश आपके क्रियाशील हो रहे हैं, ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। 3 बल संतुलन की स्थिति के अंदर है। लामी प्रमेय की आपको प्रयोग करना पड़ेगा, और लामी प्रमेय क्या कहती है, बल P और बल के सामने वाले कोण की ज्या का मान, और आपके दिमाग में आना चाहिए कि यह जो कोण होगा अगर यह परिकेंद्र है तो ये A का डबल होगा sin 2A बराबर Q अपॉन इसी क्रम में sin 2B रहेगा बराबर R अपॉन sin 2C, और इस स्थिति में P अनुपात Q अनुपात R किसके बराबर रहा, sin 2A रेशियो sin 2B रेशियो sin 2C। ऑप्शन नंबर 2 आपके प्रश्न का आंसर रहा। ठीक है जी, चलते हैं आगे, इधर बढ़ते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है, 3 बल PQR त्रिभुज की भुजाओं BC CA और AB के अनुदिश क्रियाशील। ध्यान दो, पिछली बार तो एक संतुलन की स्थिति में बात कर रहे थे, अब हम लोग बात कर रहे हैं 3 बल हैं BC CA और AB के अनुदिश क्रियाशील हैं। तो यहां पर ये बल P, यह Q और AC के अनुदिश ये बल R है, और आपका कह रहा है परिणामी जो है अंतः केंद्र से गुजरता है। अब आपके दिमाग में आना चाहिए अगर ये अंतः केंद्र है तो मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा कि बलों के आघूर्णों का बीजीय योग, बलों के आघूर्णों का बीजीय योग बराबर 0 सोचना है। और जब योग की बात करते हैं तो बल और बल की ये लंबवत दूरी से है सर, बल और इसकी लंबवत दूरी, और आपके दिमाग में आना चाहिए अगर ये अंतः केंद्र है तो ये अंतर्गत वृत्त का केंद्र बिंदु रहेगा, और बलों की लंबवत दूरी r से रहने वाली है। तो बल P गुणा स्मॉल r प्लस Q गुणा स्मॉल r प्लस R गुणा स्मॉल r बराबर 0। स्मॉल r कॉमन आकर के आपका कट जाएगा तीनों पदों में होने कारण, तो हमारा रिजल्ट क्या रहा, P प्लस Q प्लस R बराबर 0। ये आपका आंसर रहा ऑप्शन नंबर 2। और ध्यान दीजिए जो पिछला प्रश्न है जहां पर हमने लामी प्रमेय की बात की, यहां पर भी 4 प्रश्न बनते हैं, परिकेंद्र, अंतः केंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक के लिए। चारों परिणाम एक बार आपको अच्छे से देखना चाहिए परीक्षा में जाने से पहले। और यहां पर भी त्रिभुज की भुजाओं के अंदिश 3 बल अगर हैं, और यहां पर भी इनका जो क्रिया रेखा का बिंदु है वह भी 4 शब्द हो सकते हैं, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक। ठीक है, तो उन चारों के परिणाम आपके दिमाग में होने चाहिए। चलते हैं सर आगे की तरफ बढ़ें। हमारा अगला प्रश्न है, एक कण को किसी स्थिर बिंदु से u वेग से क्षैतिज से अल्फा कोण बनाते हुए फेंका गया, उसकी क्षैतिज परास क्या है। क्षैतिज परास यानी हॉरिजॉन्टल रेंज की बात की जा रही है। सीधा फॉर्मूला आपसे पूछ लिया गया। देखिए परीक्षा के अंदर निश्चित रूप से आपका पेपर बैलेंस होगा सर। कोई 4 प्रश्न अगर लंबे होंगे तो उसका मुकाबला करने के लिए 6 प्रश्न आपके छोटे भी होंगे, डायरेक्ट अप्रोच के भी होंगे। ठीक है ना। तो चलिए यहां पर क्षैतिज परास की बात करते हैं, तो u स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी डायरेक्ट आपका फॉर्मूला रहा, ऑप्शन नंबर 1 आपके प्रश्न का आंसर रहा। चलते हैं सर अगला प्रश्न है, रेखिक रूपांतरण के बारे में बात कर रहे हैं, और रेखिक रूपांतरण के अंदर V2R से V2R की बात कर रहा है, T23 12 15 और 10 से 00। अब अगर इस प्रकार का रेखिक रूपांतरण है तो किसके द्वारा परिभाषित हो रहा है, तो जब आप इसको देख रहे हैं सर गौर कीजिए भाई, मैं यहां पर अगर इसको रूपांतरण को देख रहा हूं तो मैं क्या करना चाह रहा हूं सर कि भाई यहां पर जो रूपांतरण हो रहा है x1 के स्थान पर, देखिए x1 के स्थान पर हम लोग 4x2 लिखेंगे, यहाँ x1 के स्थान पर x1 प्लस x2 लिखने की बात कर रहे हैं, यहाँ x1 के स्थान 4x1, x1 के स्थान पर x1 माइनस x2 इस प्रकार से रखने की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, और x2 के स्थान पर हम लोगों को x1 माइनस x2 या x2 के स्थान पर 5x2 इस प्रकार से रख करके चेक करना है। ये हमारा जो रिजल्ट है ये x1 और x2 का मान है ना, ये वाला। और उसके बाद परिणाम के रूप में ये परिणाम आ रहा है जो इन रिजल्ट्स के माध्यम से हमें प्राप्त हो रहा है। तो चलिए सर 1 बाय 1 अगर ऑप्शन की बात करता हूं तो मैं ऑप्शन नंबर 1 की बात कर रहा हूं, Tx1 x2 इज इक्वल टू x1 माइनस x2 और 4x2 की बात हो रही है, और हमारे पास में यहां पर 2 3 की बात हो रही है ना। तो जब मैं x1 के स्थान पर 2 रखता हूं, x2 के स्थान पर 3